हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हमने अभी तक 2 वीडियोस की हैं जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके 34 तक डिस्कस किया है। अब हम आगे सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस सीरीज में हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस भी होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी, पीवाईक्यू ओरिएंटेड प्रैक्टिस करेंगे। आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए क्या हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या बनती है एग्जाम्स में, उनको कैसे अवॉइड किया जाए ये डिस्कस करेंगे। स्मार्ट सॉल्विंग अप्रोच को टारगेट करेंगे कि हमें कैसे पेपर को टारगेट करना है, क्वेश्चंस को टारगेट करना है, जिससे हम टाइम भी सेव करें और करेक्ट आंसर तक पहुंचे। ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। एचटेट जो भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड है, एचटेट है, एसटेट है, सीयूईटी है, कॉमर्स एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम्स है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन जो भी आपको नजर आएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में नजर आएंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे उसको दोनों लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल में, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में करते हैं और साथ में जो भी हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं हम उनको इंग्लिश में ही पढ़ते समझते हैं, तो ये आपके लिए समझना आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी वॉज 25%। इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये सेल्स है, इसको अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्म किया जाता है। क्रेडिट सेल्स 20 लाख है। इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स है 20% टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, टोटल सेल्स का 20% है कैश सेल्स। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी वर 50,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 है तो नेट प्रॉफिट निकालिए। नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं। तो क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर है कि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। वहां तक पहुंचने के लिए जो गिवन है उसी का सहारा लेते हैं। गिवन क्या क्या है, पहले इस रिलेशन को यूज करेंगे। इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% है टोटल रेवेन्यू का। अगर टोटल सेल्स मैं 100 मान लूँ, 100 मान लूँ, तो कैश सेल कितना हो जाएगा, उसका 20%, उस मतलब 20। मैंने कैश सेल्स, कैश को CS लिखा है, क्रेडिट को CR, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो गया, अगर टोटल में से कैश वाली हटा दें तो ये बच गई क्रेडिट। अब आपको पता है क्रेडिट का मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कितना दिया हुआ है, 20 लाख। इस 20 लाख को यूज करते हैं। 20 लाख जो मान है वो बराबर है 80 के, क्योंकि क्रेडिट सेल्स 80 है, तो मुझे निकालना है कैश सेल कितना होगा जो कि 20 है। 20 चौक 80, 4 से अगर काटेंगे 5 बार में जाएगा, कितनी जीरो बची ऊपर, 5 लाख। 5 लाख क्या आ गया हमारा, 5 लाख क्या है, हमने 20 का मान निकाला है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कैश सेल्स। अगर कैश सेल्स मेरी 5 लाख है, क्रेडिट सेल्स मेरी 20 लाख दी हुई है, तो टोटल सेल्स कितनी आ गई मेरी, 25 लाख। आसान हो गया ये तो। अब यहाँ नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, और क्या दिया हुआ है, जीपी रेशियो ऑफ ए कंपनी वॉज 25%। आपको पता है जो भी रेशियोज निकलती हैं, टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो सब किस पे निकलती हैं, सेल्स पे, या फिर नेट सेल्स बोल सकते हैं, सेल्स पे निकलती हैं। सेल्स का 25% जीपी है, अगर मैं इसका 25% निकाल दूं तो क्या निकल के आएगा, जीपी। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकल के आता है, 25 625 होता है, 2 जीरो कट जाएंगी तो यहाँ बचेंगी 3 जीरो, 6,25,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो माइनस हो चुके होते हैं। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास है, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के जो खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो माइनस कर दूं तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगी, नेट प्रॉफिट तक। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, कितने दिए हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 50,000। अगर 50,000 इसमें से माइनस किए जाएं तो यहाँ आंसर आता है 7 बचेगा, 575। ये रहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 5,75,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर बिजनेस। ये इंडस्ट्री का रेट दिया हुआ है, 25% है। 25% जनरली इंडस्ट्री में कमाया जाता है। Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profit method। यहाँ मेथड का ध्यान देना है, कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट है या फिर कौन सा मेथड है। यहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गिवन दैट
द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज, एक्चुअल में बिजनेस में इतना पैसा लगा हुआ है, मेथड के नाम से क्लियर हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, आपने जितना कमाया है, हमने 1 लाख कमाया है, कैपिटलाइज करो कि इसको कमाने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत होगी। इंडस्ट्री का रेट है 25%, तो इसको 25% से डिवाइड करेंगे, 100 या नीचे की बजाय ऊपर जाएगा, 25 चौक 100, ये बन गया 4 लाख। ये वैल्यू आई है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट 1 लाख कमाने के लिए 4 लाख कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास एक्चुअल कैपिटल कितनी है, 3,20,000। मतलब 80,000 वो क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हमारी एसेट्स में, या बिजनेस की कुछ ऐसी, बिजनेस की कोई रेपुटेशन है, गुडविल ही है वो जो नज़र नहीं आ रही है, इंटेंजिबल है कोई चीज़, वो गुडविल है। तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाती है 80,000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, पी क्यू पार्टनर्स है फर्म में हैविंग कैपिटल्स ऑफ 15,000 ईच आर एडमिटेड। नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, फॉर विच ही हैज़ टू ब्रिंग 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अपनी कैपिटल के नाम का उससे 20,000 मंगाया गया है। द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी, गुडविल कितनी होगी, यहाँ फिर से गुडविल पूछी है, और यहाँ गुडविल, इस गुडविल को टर्म किया जाता है हिडन गुडविल। छुपी हुई गुडविल कितनी है वो निकालो। देखिए नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है 20,000, उसका शेयर कितना है 1/3। तो हम ये सोचेंगे कि 3 से डिवाइड नहीं, 3 से इनटू करेंगे, 1/3 1/3 है तो 3/1 करेंगे, उसके शेयर का रिवर्स कर देते हैं जिससे हम निकाल सके टोटल कैपिटल क्या होगी फर्म की। ये टोटल कैपिटल है कि नया पार्टनर जब आ जाए तो टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं क्या इतनी कैपिटल बन रही है। ए की है 15,000, बी की है फिर से ईच दिया हुआ है 15,000, सी से अभी आपको बताया कि सी से मंगवाया गया है कि आप 20,000 लेकर आओ, 20 और ये दोनों मिलाकर 30, ये बनता है 50,000। एक्चुअल कैपिटल यहाँ पर नजर आ रही है 50,000, लेकिन हम 60,000 के हिसाब से उससे मंगवा रहे हैं। क्यों मंगवा रहे हैं उससे 60,000 के हिसाब से, क्योंकि 10,000 यहाँ पर है हिडन गुडविल, ये गुडविल के नाम का ही हम उससे मंगवा रहे हैं 10,000। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ 2 और मोर ईयर्स, थ्योरी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सेम फर्म का, एक फर्म है ए लिमिटेड का ही हम 2 या उससे ज़्यादा सालों का डेटा कंपेयर करें, पिछले साल की बैलेंस शीट को इस साल से, फिर पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस इसी साल से, या मल्टीपल पिछले ये सालों का अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो उसको इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल भी बोला जाता है और टाइम सीरीज भी बोला जाता है। ऑल ऑफ द अबव आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इंटर और इंट्रा में। इंटर का मतलब होता है 2 एंटिटीज के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है उसी एंटिटी के अंदर, उसी के अंदर होगा इंट्रा उसी के अंदर होगा, इंटर होता है 2 के बीच में। आगे बढ़ते हैं 39, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो के फॉर्मूला पता है, करंट एसेट्स अपॉन, मैं रेशो लिख रही हूँ यहाँ पर, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या करंट एसेट्स गिवन है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे, निकालना पड़ेगा। लिक्विड एसेट्स गिवन है, ठीक है। इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें अच्छे से पता है कि लिक्विड एसेट्स में अगर ये 2 चीज़ें ऐड कर देंगे तो करंट एसेट आ जाएगी। चलिए यहीं के यहीं जोड़ते हैं, 37,500, 10,000 और 2,500। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये बन गया 40 और 10 50,000। करंट एसेट तो मेरी निकल गई 50,000, फटाफट चुटकियों में निकाल देना ऐसे ही। वर्किंग कैपिटल कितना है? 30,000। आपको पता है वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये दिया हुआ है 30,000 के बराबर। करंट एसेट तो अभी निकाला है हमने 50,000, तो करंट लाइबिलिटी क्या होगा? करंट लाइबिलिटी होगा 50,000 माइनस 30,000 हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा 20,000। करंट लाइबिलिटी आ गया 20,000। अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पर आंसर आता है 5 का आधा 2.5, 2.5%, 2.5 रेशो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 40 पे आ जाते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन है, हाइयर द रेशो द मोर फेवरेबल इट इज। डज नॉट स्टैंड फॉर कि ये रेशो जितने ज्यादा होगी उतना फेवरेबल, उतना हमें अच्छा लगेगा कि ये रेशो बढ़ रही है, वाह
लेकिन ये किसके लिए स्टैंड नहीं करता इसमें से? लिक्विडिटी रेशो बिल्कुल करता है, हम ज़्यादा लिक्विडिटी में खुश रहते हैं। नेट प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा बहुत बढ़िया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जितना जल्दी हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर होकर कैश में कन्वर्ट हो जाए हम तो खुश हैं। लेकिन ऑपरेटिंग रेशो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जिससे हम ज़्यादा रेशो होने पर हमें दुख होता है, हम फेवरेबल फील नहीं करते, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और हम नहीं चाहते हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हों। गॉट इट? आगे चलते हैं। 41 ऑन सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स द अकाउंट क्रेडिटेड, कि वो किससे इनकम आई है, किससे पैसा आया है। कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन क्या लिखेंगे? टू ओल्ड न्यूज़पेपर? नहीं, हम उसको लिखते हैं मिसलेनियस इनकम अकाउंट। छोटी मोटी इनकम आई है हमारे पास, रूटीन बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा कोई बिजनेस में एक्स्ट्रा कुछ था, हमने बेच दिया, पैसा आ गया। 42 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000 सप्लाइड टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेल्स प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। पहले सेल्स प्राइस पे 25% कैसे निकाल दूं मैं जब मुझे सेल्स प्राइस नहीं दिया हुआ? यहाँ तो कॉस्ट गिवन है, यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा। फिर ट्रेड डिस्काउंट लगा सकते हैं अगर मुझे पता चल जाए कि सेल्स प्राइस क्या है। तो सेल्स प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा? लेट, हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट सेल्स। अगर हमारी सेल्स 100 है तो यहाँ पर गिवन है कि हम उस पे 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट मेरा हो गया 25, तो हमारी कॉस्ट क्या आ गई? कितने की वो कॉस्ट होगी उस गुड्स की? 75 रुपए। अब आप देखो कॉस्ट तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, ये देखो ये दिया हुआ 30,000। 30,000 अगर मान है 75 का, क्योंकि कॉस्ट क्या है? 75, तो मुझे निकालना है, मुझे क्या किस चीज की वैल्यू चाहिए? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितना है मेरा? 100 मैंने माना। अब इसको डिवाइड करते हैं, मुझे दिखता है 75 का डबल 150, और ये डबल से ज्यादा 4 पे जाएगा, 300 भाग हो गया, 2 जीरो बचे, ये बन गया 40,000। 40,000 क्या आया है? सेल्स प्राइस, ये सेल वैल्यू है, ठीक है। अब सेल वैल्यू सेल प्राइस ये है, तो इस पे मुझे क्या देना है? अब 5% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% इस पे लगाएंगे, 5 चौका 20, 20,000 तो 50% हो जाएगा, 2,000 लेंगे। 2,000 क्या हो गया मेरा? ट्रेड डिस्काउंट। पैसा कितना आया? 38,000। हमसे ये पूछा है सेल्स अकाउंट में कितना लिखेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं लिखा जाता, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बुक्स में तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो हम बुक्स में रिकॉर्ड क्या करेंगे? 38,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा डिस्काउंट बुक्स में लिखा जाता है? कैश डिस्काउंट बुक्स में लिखते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 43 द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज अ डैश बैलेंस। बैंक कॉलम बताना है कि वो बैलेंस कैसा शो कर सकता है? डेबिट, क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट, नाइदर। नाइदर तो कैसे? कुछ तो बैलेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि बैंक में हमारा पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, तो यहाँ पर रहेगा आइदर डेबिट और क्रेडिट। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं। द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा डेबिट। डेबिट क्यों बनेगा? क्योंकि कैश हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। क्या कैश नेगेटिव है? आपके गले में 2,000 रुपए थे, आपने उसको, आपको पैसे की जरूरत थी 2500, क्या आप उसको गले को खोद कर 500 और निकाल लेंगे? क्या आप उसमें नेगेटिव चले जाएंगे नीचे को? नहीं जा सकते। कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव और बैंक कॉलम का दोनों हो सकता है, क्योंकि बैंक से उधार की सुविधा मिल जाती है। रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर ऑफ। जर्नल प्रॉपर में हम किस चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग एंट्रीज, सही आंसर है। क्लोजिंग एंट्रीज, ये भी करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज वहीं की जाती हैं। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। जनरल प्रॉपर के साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारी जो स्पेशल पर्पस बुक होती हैं वो हमारी होती हैं 8। कौन सी 8 होती हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, और एक हमारा होता है जर्नल प्रॉपर। ये एक स्पेशल बुक है जर्नल प्रॉपर, जो एंट्री किसी और अबव बुक में नहीं जाती। कैश, परचेज, सेल्स, रिटर्न, BR, BP, तो वो एंट्री हमारी आ जाती है जर्नल प्रॉपर में। आगे बढ़ते हैं। 45 ये एक न्यूमेरिकल आ गया। इफ अ कंपनी इशूज 1 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, बट
रिडीमेबल, उसकी पेमेंट करनी होगी एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, देन व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। पूरे आंसर को गुणा भाग जमा करने के बजाय आप पहले देखो पूछा क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आज जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो कितना नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि आज की डेट में 5% कम आएगा, फ्यूचर में जब हम इसकी रिडम्पशन करेंगे, जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो 5% फालतू देना है। 5 और 5 टोटल 10% का नुकसान मुझे उठाना पड़ रहा है। 10% किस पे उठाना पड़ रहा है? 1 लाख जितने मैं इशू कर रही हूँ उस पे 1 लाख का 10%, 10,000 यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से न्यूमेरिकल आ गया कुछ, वॉज अपियरिंग इन बुक्स एट 50,000 का स्टॉक था। हाफ ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। हमने इसको सेल कर दिया। कितना सेल किया? हाफ हमने सेल किया। बचा हुआ कितना? हाफ ही बचेगा, आधे का आधा, टोटल में से आधा निकल गया तो आधा बचा। रिमेनिंग मतलब हाफ वॉज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। ये टेकन ओवर है, यहाँ ध्यान रखना, ले लिया गया है, पार्टनर ने 10% डिस्काउंट पे ले लिया। व्हाट अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन कैश, कैश कितना आया आपके पास ये बताना है। रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक, कैश कितना आया आप ये बताओ। पार्टनर जब लेता है बिजनेस से कोई चीज, कोई भी एसेट लेता है तो क्या वो पैसे देता है? नहीं। क्यों नहीं देता? क्योंकि उस बैंक जो हमारा पार्टनरशिप है उसमें पार्टनर का चल रहा है कैपिटल अकाउंट, वहीं से हम क्या कर देते हैं? एडजस्ट, उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं। तो पैसा कहाँ से आने वाला है? जब हमने ओपन मार्केट में सेल किया है, यहाँ से कैश आएगा। तो इस एंट्री को पकड़ लो बस। पूरे को क्यों सॉल्व किया? 50,000 का आधा 25,000, 25,000 को 20% डिस्काउंट पे सेल करा देते हैं। 25 का 20%, 25 दूनी 50 होता है, तो यहाँ पर बनेगा 5,000। 5,000 क्या बन गया आपका? डिस्काउंट। 5,000 डिस्काउंट देने के बाद पैसा कितना आएगा? 20,000। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी फॉर अ डिस्काउंटेड बिल, अच्छा बिल डिस्काउंट करा लिया आपने, आपको एक BR मिला था एक पर्सन से 3 मंथ्स के लिए, आपको पैसे की अभी ज़रूरत थी, आपने सोचा 3 महीने कौन वेट करेगा, आप गए बैंक के पास अपना BR लेके, आपने बैंक को बोला सर ये BR आप ले लो, 3 महीने बाद पैसा आने वाला है, अपना कमीशन डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के मुझे पैसे दे दो। बैंक ने आपको पैसे दे दिए, आपके पास क्या आ गया? हार्ड कैश आ गया, रुपीज आ गए, आपका काम सॉल्व। लेकिन आप अभी अपनी जिम्मेदारी से फ्री नहीं हुए हो, क्योंकि जब तक 3 महीने बाद की डेट नहीं आती और बैंक को वो पैसा नहीं मिल जाता, आपकी लायबिलिटी बैंक की तरफ बनी रहती है। ठीक है, और ये जब डाउट बना रहता है कि 3 महीने बाद क्या होगा, क्या पता वो जो BR है वो क्या हो जाए? डिसऑनर हो जाए। अगर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर पूरा लिख देते हैं, अगर वो डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगा? आपको फिर से बोलेगा कि अपना BR ले जाओ भाई, ये तो डिसऑनर हो गया, मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो यहाँ पर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज को बोला जाता है कि अभी क्लियर नहीं है 3 महीने बाद क्या होगा, डिसऑनर होगा कि क्लियर हो जाएगा बिल, मेरे ऊपर लाइबिलिटी लौट कर वापस आ सकती है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी। 48 पे आ जाते हैं। इट इज ईजी टू डिटेक्ट, पकड़ना क्या आसान है, इजी है, डैश देन टू डैश बजाय इसके। इट इज इजी टू डिटेक्ट फ्रॉड, एरर्स, मिस्टेक, फ्रॉड, एरर्स, फ्रॉड। यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट बन रहा है, इजी टू डिटेक्ट एरर्स देन फ्रॉड्स, ये बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन ज़्यादा इसमें ठीक है। मिस्टेक्स वर्ड मुझे यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। कोई एरर हो जाए उसको डिटेक्ट करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसमें टैली हो जाएगा कि यहाँ तो कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन फ्रॉड तो भाई बहुत शातिर दिमाग के साथ किया जाता है, विंडो ड्रेसिंग जैसी टेक्निक यूज करके किया जाता है, तो आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। मिश्रा लिमिटेड इशूड 6,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 96 पर डिबेंचर। 96 क्यों? क्योंकि 4 रुपए यहाँ पर डिस्काउंट है। 8% डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, यहाँ पर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। आपको पता है डिबेंचर अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होते हैं।
हमेशा फेस वैल्यू से। डिस्काउंट हो कंसीडर नहीं करना, प्रीमियम हो कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पर डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए। कितने डिबेंचर हैं, 6000। 6000 को 100 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 लाख। करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो कोई थ्योरी का बड़ा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। विच, यहाँ पे 2 विच क्यों आ गए, एक ही बार पूछो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस अफेक्टिंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग इन द एब्सेंस ऑफ, अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। तो आप बताओ जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में लिखा हुआ है, अगर डीड साइलेंट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किए जाएंगे, इन देयर कैपिटल रेशो। भाई कैपिटल रेशो कब से होने लगी, किस में करते हैं, इक्वल रेशो। कोई रेशो ही नहीं होती, इक्वल डिवाइड होगा सब में। ये पॉइंट तो गलत हो गया, यहाँ पर मैंने कट कर दिया इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या कह रखा है, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम हायर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन एज ए मैटर ऑफ राइट, कि मैंने ज़्यादा पैसा दिया है मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट दो। नहीं भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये भी गलत है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। ये नो इंटरेस्ट वाली बात बिल्कुल ठीक कह दी। देखते हैं आगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स इफ देयर इज नो मेंशन इन डीड। नहीं, कुछ गलत नहीं है, यही करेक्ट आंसर है। देखते हैं फोर्थ और चेक कर लेते हैं अभी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है, he or she shall be entitled to get an interest on the loan amount at the rate of 16%। कब से आने लग गया, इससे पहले भी डिस्कस किया है कि 6% पर एनम। ये पर एनम मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ध्यान रख लेना, ये पर एनम का बड़ा रेलिवेंस है। 6% पर एनम होता है, 16% गलत है। करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं। ओके, ये सीरीज कंप्लीट, 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने थे आज। ये थर्ड वीडियो के साथ ये टारगेट कंप्लीट हुआ। आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं या नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ये एजुकेटर लर्नर का रिलेशनशिप है वो और थोड़ा इंटरेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बने। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ना हो, आप भी अपनी तरफ से अपना रिस्पॉन्स दें ताकि मैं जान सकूं कैसे अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे आपके जो नीड्स हैं उनको और अच्छे से मैं फुलफिल कर सकती हूं। अगर आप कहीं किसी टॉपिक में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी शेयर कीजिए, उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।